सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष इतिहास की एक नई कक्षा में। आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक हमारा अतीत भाग 2 जो कि इतिहास की है। इसका पाठ 7 देखने जा रहे हैं, जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। ये कक्षा 7 की है। इससे पहले हम 6 पाठ ऑलरेडी कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। इसमें हम चर्चा करते हैं टू द पॉइंट नोट्स की, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में लाभदायक है, जहां पर आपका जीके और जीएस का पोर्शन पूछा जा रहा है। फॉर एग्जांपल, यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, लाइक एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या फर्दर कोई भी एग्ज़ाम हो जो सीपीओ वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कॉम्पिटेटिव टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल DSSP की तैयारी कर रहे हैं, या KVS की तैयारी कर रहे हैं, या NVS की तैयारी कर रहे हैं, है ना, कोई भी एग्ज़ाम हो। देखिए, सभी एग्ज़ाम्स का जो बेस है ना, वो जो आधार है वो एनसीईआरटी रहता ही रहता है ना, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। और बात अगर जीके और जीएस की हो, तो जीके और जीएस में मेनली आपका पोर्शन एसएसटी का पूछा जाता है और साइंस का पूछा जाता है। ठीक है जी। एसएसटी में क्या क्या आता है? जीके में आपका हिस्ट्री आ जाती है, ज्योग्राफी आ जाती है, पॉलिटिकल साइंस आ जाती है और इकोनॉमिक्स आ जाती है। ठीक है। और साइंस में अगर मैं बात करूँ तो जनरल साइंस पूछते हैं आपसे, बायोलॉजी आ जाएगी, केमिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है, और फिजिक्स आ जाएगी। ये चीज़ें रहती हैं आपकी, है ना। तो अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, अभी हम एसएसटी को लेकर चल रहे हैं। आने वाले समय में साइंस के भी चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके जीके और जीएस में लाभदायक होंगे। ये हुई पहली बात। और दूसरी बात ये है, यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि टीचिंग एग्ज़ाम होता है, एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम होता है टीचर को लेकर के, यदि आप टीचर बनना चाह रहे हैं भविष्य में, उसमें यदि आप पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पेपर 1 पेपर सेकंड 2 होते हैं सीटेट के, एक प्राइमरी लेवल का, एक अपर लेवल का, अपर प्राइमरी का, है ना। तो सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं यदि आप, अपर प्राइमरी लेवल या बोल लो इसको टीजीटी लेवल, है ना, यदि उसमें आपका एसएसटी सब्जेक्ट है तो उसके लिए बिल्कुल रामबाण सीरीज़ होने वाली है। ये एसएसटी में मेनली आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो 60 के 60 प्रश्न आपके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, जो कि टू द पॉइंट एनसीईआरटी से ही होते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होता। हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं, 60 में से आपके 15 क्वेश्चन जो हैं वो पैडागोजी के होते हैं, शिक्षा शास्त्र के, है ना, सामाजिक शिक्षा शास्त्र, मतलब आप कैसे पढ़ाओगे सामाजिक को, ठीक है, सामाजिक विज्ञान को। और जो 45 क्वेश्चन होते हैं वो हूबहू आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन बुक से, जो कि एनसीईआरटी बुक से ही होते हैं, है ना। और हम चर्चा भी होने की कर रहे हैं टू द पॉइंट नोट्स की, तो उनके लिए ये रामबाण सीरीज होने वाली है बिल्कुल, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और बताता चलो मैं आपको इसी के साथ ही, जब हमारे ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो लास्ट में हम एक एमसीक्यू सीरीज़ रखते हैं, जो कि आपकी एक रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए लाभदायक होती है। एग्जाम्स के पहले आप देख के जा सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में आके विजिट करेंगे तो 6th और 7th की, है ना, सॉरी 6th की ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों के ही एमसीक्यू सीरीज़ भी आपके प्रोवाइड की जा चुकी है। चैप्टर भी कंप्लीट है इनके, आप प्लेलिस्ट में आके विजिट कीजिए। और साथ ही चैप्टर्स कंप्लीशन के बाद एमसीक्यू सीरीज़ भी है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड ही है ना। उन्हीं बुक में से ही क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो पहले आए भी हुए हैं और आने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये भी चैप्टर जो है करीब लगभग शायद 10 चैप्टर है इसमें, एसएसटी में भी, हिस्ट्री में क्लास 7th की, तो ये भी जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इसके बाद भी एक एमसीक्यू सीरीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो समय को नष्ट ना करते हुए सीधा टू द पॉइंट अपनी सीरीज़ पे चलेंगे। जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, कक्षा 7 पार्ट 7, हमारा अतीत भाग 2। जी हाँ, ये देखिए, ये आपका चैप्टर जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। टू द पॉइंट चर्चा करेंगे नोट्स की, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी रहा है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। जी हाँ, सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ, देखिए इस उपमहाद्वीप, किस उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है, ठीक है, कि बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियम अनुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज और अधिक जटिल हो गया था, है ना। मतलब देखिए, जातियां हैं, समाज है, समाज में वर्ण है, जाति है, जाति में फिर उपजाति है, उसके अंदर भी जाति है ना। तो ऐसे ही ऐसी हमारा जो समाज है वो वर्णों में बटा हुआ है ना। मेनली हमारा चैप्टर ही जनजातियां और खानाबदोश को लेकर के है, ठीक है।
चलिए, तो पूरा चैप्टर जनजातीय और समुदाय आपको वर्ण व्यवस्था देखने को मिलेगी इसमें, है ना। पुराने समय में जितनी भी जनजातियाँ होती थी और अभी भी होती हैं, वो ऐसा नहीं है कि पुराने समय में ही होती थी और अब नहीं होती हैं, है ना। अभी भी हैं उनमें से कुछ जातियाँ जो कि आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए आगे चलेंगे। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, है ना। बड़े शहरों से परे कहने का तात्पर्य यह है शहरों से कटा हुआ समाज है ना, जो दूर है, दूर दराज के इलाके में बसा है वहाँ। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे, है ना। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को ही जनजातियाँ कहा जाता था, है ना। बहुत सारी जनजातियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, अभी चर्चा भी करेंगे, ठीक है। तो ब्राह्मणों, देखो ब्राह्मण द्वारा कई नियम बताए गए, कर्मकांड बताए गए, है ना। तो आप ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा, है ना। ऐसा होता है समाज में, ऐसा चला भी आ रहा है और अभी भी चला रहा है। लेकिन उस समय कई जनजातियाँ ऐसी थी, कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं मानते थे इन सब चीज़ों को, तो वही आगे जा करके वो जनजातियों के रूप में विकसित हुए, है ना। वो ना ही वे असमान वर्गों में विभाजित थे, वो कर्मकांड को नहीं मानते थे, ठीक है। चलिए, तो जनरल फैक्ट है यहाँ पर, इधर कुछ इतना ध्यान में रखने वाला नहीं है, लेकिन भूमिका बनाने के लिए ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने पढ़ा इसको, है ना। तो थोड़ी सी भूमिका ज़रूर रहनी चाहिए हमारे दिमाग में। चलिए अब यहाँ देखिए खानाबदोश का दे रखा है एक अच्छा सा पैराग्राफ, देख लेते हैं। चलिए, कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थीं। अब ये खानाबदोश क्या होता है भाई, है ना। खाने में दोष हो गया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खानाबदोश का अर्थ होता है भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, है ना। चलिए, और वो एक स्थान पर टिकते नहीं थे, है ना। कुछ समय के लिए रहे एक स्थान पर, फिर दूसरे स्थान पर चले गए, है ना। चलिए, और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी, है ना। मैंने बताया ना कि एक जगह पर ये टिकते ही नहीं थे खानाबदोश, है ना। हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, जाते रहते थे, और मेन आधार था, मेन कारण था भोजन। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे, ठीक है। तो अपने इनके नियम थे, सबके होते हैं, सभी समाज और जातियों के होते हैं, तो इनके भी थे। जनरल फैक्ट है, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन खानाबदोश का अर्थ क्या होता है ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे, इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थीं। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाए रखा, है ना। मतलब जो इनकी पुरानी संस्कृति पहले से चली आ रही है उसको इन्होंने संरक्षित करके रखा हुआ था, ठीक है। चलिए, लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। देखिए, कहा भी जाता है कि जो मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी है ना। कोई मनुष्य अकेला अगर बोले कि अपने दम पर वो विकसित हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको एक छोटी सी माचिस की तीली लेने के लिए भी दुकान की आवश्यकता पड़ती है, आप वहाँ जाएंगे, माचिस लेके आएंगे, घर बैठे बैठे आपको माचिस नहीं मिलेगी, है ना। तो मैंने सिर्फ ये एक उदाहरण दिया है, कहने का तात्पर्य ये है कि आपके विकास में जब तक समाज आपके साथ नहीं है आप विकसित नहीं हो सकते हैं। आप अकेले क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पीछे कोई ना कोई अदृश्य शक्ति या फिर प्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई आपका साथ नहीं देगा, तो है ना। घर में ही आप देखेंगे, जब तक आपके माता पिता या भाई बहन कोई ना कोई साथ नहीं देगा आपकी स्टडीज़ में, है ना, तब तक आप क्या कर लेंगे? कोई नहीं कर पाएंगे, है ना। आपको पढ़ने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, कहाँ से लाएंगे? ऑनलाइन आप जाएंगे, कहीं ना कहीं से फाइंड आउट करेंगे, वो भी तो किसी ने डाला ही होगा, है ना। वो नहीं डालता तो आपको कहाँ से मिलता वो पर्टिकुलर मटेरियल? नहीं मिल पाता, है ना। यूट्यूब पे जाएंगे आप, सोर्सेज जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं अभी बताने का प्रयास कर रहा हूँ, रियल लाइफ से रिलेट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो व्यक्ति है वो अकेला नहीं है, मैं भी अकेला कुछ नहीं हूँ, आप भी अकेले कुछ नहीं है, ठीक है। आपको विकसित होने के लिए समाज की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपसे समाज है, समाज से आप हैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। जनजातीय लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, है ना। तो मेन रूप से इनके बारे में जो लिखित दस्तावेज है ना वो उपलब्ध नहीं होते हैं। सबसे बड़ी कमी या कमज़ोरी बोल लीजिए जनजातीय समुदाय की रही है। उनके जो भी उनकी संस्कृति थी, ठीक है, और परंपराएं थी, वह सभी
लिखित रूप में हमें नहीं मिलती है, लेकिन वाचिक और मौखिक रूप में हमें मिलती है। अगली लाइन में देखिए यही कहा गया है, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक या मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे, है ना। जैसे कोई पारंपरिक गीत है ना, पारंपरिक कोई परंपरा है, तो उसको उन्होंने बचा के रखा हुआ है। बेशक से कहीं लिखित में नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में है, मस्तिष्क में है, विचारों में है, भावों में है। ठीक है जी, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सिंपल है, आगे चलेंगे। यह परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थीं। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को ही इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि लिखित में नहीं है भाई, मटेरियल नहीं है ना। चलिए आगे चलेंगे, टू द पॉइंट। आगे देखेंगे, जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण भी था। उदाहरण के लिए इन्होंने कुछ जनजातियां दे रखी है, इसको आपको ध्यान में रखना है ना। जहाँ स्टार मार्क कर दूँ उसको समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं, है ना। चलिए, कौन कौन सी जनजातियाँ हैं? पंजाब में खोखर जनजाति। कौन सी जनजाति है पंजाब में? खोखर जनजाति। एक तो ये ध्यान रखना है, खोखर एक जनजाति है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, ये पंजाब की जनजाति है प्रमुख रूप से। 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। अब देखिए, गख्खर भी जनजाति है, तो खोखर और गख्खर दोनों ही जनजाति कहाँ हुई है? पंजाब में। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघुन, ये भी देखिए जनजातियाँ, लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ से क्या याद रखना है आपको? एक तो खोखर जनजाति, एक गख्खर लोग और यथार्थ गख्खर जनजाति, और एक कमाल खान गख्खर। ठीक है, ये गख्खर जनजाति के ही थे ये भी, और अकबर ने इन्हें मनसबदार बनाया था। मनसबदार क्या होता है मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी पिछली तो ज़रूर जाके देखिए। ठीक है जी, आगे चलेंगे। ठीक है, उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। क्या नाम है? बलोच। कहाँ थी ये? उत्तर पश्चिम में। किसके उत्तर पश्चिम में? भारतीय उपमहाद्वीप के। ठीक है जी, ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, आपको जनजाति का नाम दे देगा और क्षेत्र बोल देगा ये कहाँ पर थी। फॉर एग्जांपल बलोच से ही अगर इसको क्वेश्चन बनाना होगा एग्जामिनर को, तो कैसे बनाएंगे? वो बनाएंगे, बलोच जनजाति भारत के या भारतीय उपमहाद्वीप के किस हिस्से में निवास करती थी। ऑप्शन दे दिया, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, है ना, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। लगाइए, क्या होगा उत्तर? उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा, इस हिसाब से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे, कुल अर्थात वंशों में। ठीक है, पश्चिम हिमालय में गडेरियों की जनजाति रहती थी। अब देखिए, ये गड्डी अलग से दे रखा है, ये गडेरियों की जनजाति है। किसकी जनजाति है? गडेरियों की, ध्यान रखिएगा। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी कौन से भाग में? भाग जरूर ध्यान रखिएगा जिसका मैं बता रहा हूँ। उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। ठीक है, तो 3-4 जनजातियों के बारे में हमने पढ़ा। पहले हमने पढ़ा गख्खर या खोखर जो कि पंजाब की है। उसके बाद हमने पढ़ा बलोच जो कि उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप की है। उसके बाद हमने देखा गड्डी जो कि गडेरियों की जनजाति है। उसके बाद हमने देखा भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अर्थात नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पर 2 जनजातियाँ हैं, एक नागा और एक अहोम। अहोम बहुत प्रसिद्ध है, उसको अभी आगे हम डीप में पढ़ेंगे, अच्छे से गहन रूप में अध्ययन करेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। फिलहाल टू द पॉइंट चीज़ों की चर्चा की जाएगी यहाँ पर। ठीक है जी, चलिए। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर क्या है? वंश है। ठीक है, चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने, किसने? राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त भी किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए, है ना। पूरी तरह अपने अंडर में नहीं किया उन्होंने, है ना, या नहीं बनाए जा सके आप बोल सकते हैं, है ना। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे। क्या थे? संताल भी बोलते हैं इसको। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। ठीक है, उड़ीसा और बंगाल में भी ये जनजाति रहती थी, ध्यान रखिएगा। कौन? मुंडा और संताल। ठीक, चलिए ऊपर से आपको क्या ध्यान रखना है? जी हाँ, ये देखिए, यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, जो बादशाह अकबर है ना, उनके सेनापति कौन थे? राजा मान सिंह थे।
कौन थे? राजा मानसिंह थे। और इन्होंने कब हमला किया था? 1591 में चेर वंश पर हमला किया था, चेर लोगों पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये तो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, डाटा दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं एग्जाम में बन जाएगा और आप सोचोगे कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ये यहाँ से आएगा। ठीक, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बादशाह अकबर के सेनापति कौन थे? राजा मान सिंह थे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बना भी हुआ है और भविष्य में भी बनने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे, टू द पॉइंट आगे देखेंगे। जी हाँ, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। अब देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र और कर्नाटक की बात हो रही है, इन दो स्टेट की यहाँ पर जनजाति है, ये एक कोली है और एक बेराद है। ठीक है, कोली और बेराद। कोली को आप कोहली से याद रख सकते हैं, है ना, ट्रिक है केवल। ठीक है, किसी की व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी इस चैनल का उद्देश्य नहीं रहा है। ठीक है, और ना रहेगा, है ना। यहाँ पर केवल ट्रिक इसलिए लगाई जाती है ताकि आप अपने एग्ज़ाम टाइम पर उसको रिटेन रख पाएँ, है ना, और याद कर पाएँ और अपना बेटर आउटपुट दे पाएँ एग्ज़ाम में आप, है ना। चलिए, फिलहाल कर्नाटक और महाराष्ट्र की जो जनजाति है वो कोली है और बेराद, यहाँ पर ये जनजातियाँ पाई गई हैं। ठीक है, इनका निवास स्थान ये रहा है। अब आगे कह रहा है कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे, है ना। अब देखिए महाराष्ट्र और गुजरात आपस में टच है, पता है आपको, है ना, बॉर्डर शेयर कर रहे हैं ये दोनों, है ना। तो हो सकता है कि कुछ जनजातियाँ जो है गुजरात की ओर भी रहती हों, तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ये गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। ये क्वेश्चन देखिए कथन के रूप में बन सकता है, कोली जनजाति या कोली और बेराद जनजाति के संदर्भ में क्या कथन सही है? ये कर्नाटक की जनजाति है, ये कर्नाटक और महाराष्ट्र की जनजाति है, ये कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों की ही निवास स्थान की जनजाति रही है, तो आखिरी उत्तर आपका ठीक हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, बनेंगे भी, खासकर सीटेट पेपर सेकंड में। ठीक, और बाकी अगर आप यूपीएससी वगैरह की या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी इस हिसाब से गहन अर्थों वाले जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं, है ना। चलिए आगे चलेंगे, और बाकी जनरल एग्जाम में भी कुछ कुछ ऊपर से पूछ लिए जाएंगे। डायरेक्टली आपसे ये पूछा जा सकता है बेराद और कोली जो है वो किस राज्य की जनजाति है, या ये जनजाति किस राज्य में निवास करती थी या करती है। ठीक, चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। कुछ और दक्षिण में कोरगा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। देखिए दक्षिण भारत में 3 जनजातियों के नाम दिए गए हैं यहाँ पे, तीनों देखिए। पहली है कोरागा, कोरगा नहीं है, सॉरी, कोरागा है। दूसरी है वेतर, तीसरी है मारवाड़। ठीक है, कोरागा, वेतर, मारवाड़, है ना, कोरागा, वेतर, मारवाड़। तो आप इस हिसाब से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, टू द पॉइंट। चलिए, भील जनजाति के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी प्रसिद्ध है भील, है ना। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। कहाँ पर? पश्चिमी और मध्य भारत में, ध्यान रखिएगा, पश्चिम की साइड और मध्य भारत, अर्थात मध्य भारत आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश के आसपास हो सकता है ना, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का पॉइंट आ सकता है, थोड़ा उत्तर प्रदेश का भी आ सकता है इसमें, है ना। और पश्चिमी भारत की बात करूँ तो राजस्थान का पार्ट आ सकता है इसमें, हरियाणा का पार्ट आ सकता है ना। अगर आप थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो पंजाब का भी हल्का फुल्का आ जाएगा, लेकिन पंजाब ज़्यादा उत्तर में हो जाएगा, है ना। तो मेनली आपका हरियाणा रहेगा, है ना, और राजस्थान रहेगा, है ना, भील जनजाति। चलिए आगे चलेंगे। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे, है ना, भील की बात की जा रही है। आगे कह रहे हैं, मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग, अब देखिए गोंड एक अलग जनजाति है ना, गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले थे, है ना, फैले हुए थे, ये ध्यान रखना है। तो भील का आपको ध्यान रखना है। इनका इलाका कौन सा था भाई? भीलों का पश्चिमी और मध्य भारत। ठीक है। अब गोंड लोग के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना, आगे चलेंगे। अब बंजारा लोगों के बारे में थोड़ा सा तथ्य दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। चलिए, बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। कारवां क्या कहलाता था? टांडा, ध्यान रखिएगा। जो बंजारी लोग होते थे ना
उनमें जो खानाबदोश होते थे उनका जो समूह होता था ना, उनका समूह कारवां कहलाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे, है ना। उनको क्या दिया जाता था, भाई आप अनाज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आके ढोगे, है ना, यहाँ रखोगे, उसके हिसाब से आपको जो मजदूरी दी जाएगी, ठीक है, वो होगी। बादशाह जहांगीर ने, अब जहांगीर की बात भी आ रही है, देखिए बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम भी करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे, तो कितना बड़ा रोल उस समय जो है इनका रहा है बंजारों का। ठीक है, इस हिसाब से आप देख सकते हैं। आगे चलेंगे, जस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बस। जी हाँ, चलिए, स्क्रीन पर फिट करना ज़रूरी है। ठीक है, 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। देखिए पीटर मंडी, ये सब्जी मंडी वाला मंडी नहीं है, ठीक है, इनका नाम ही है पीटर मंडी, ध्यान रखिएगा। ये अंग्रेज व्यापारी हैं भारत आने वाले, ठीक है, भारत आए थे, इन्होंने बंजारों के बारे में कुछ लिखा है, वो देख लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, खासकर सीटेड पेपर सेकंड में, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। अभी लास्ट ईयर रजिया सुल्तान का एक क्वेश्चन आया था, ऐसे ही क्वेश्चन में आया था, है ना, क्वेश्चन के फॉर्म में आया था। मिनाज ए सिराज ने उनका उल्लेख किया था, है ना, कि शासक के रूप में ये नहीं सूट करती हैं, इस हिसाब से पंक्तियाँ थी, और पूछा था कि ये जो लाइनें हैं ये किसके बारे में हैं, ये जो पंक्तियाँ हैं मिनाज ए सिराज ने कही हैं, इतिहासकार हैं वो किसके बारे में कही हैं। तो उसका उत्तर था रजिया सुल्तान। जिसने पढ़ा था, जिसने पिछले नोट्स पढ़े थे हमारे क्लासेस के, तो उन्होंने तो आंसर लगा दिया होगा, बाकी जिन्होंने नहीं किया है, हल्के में ले गए होंगे तो नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ से किसी भी लाइन से प्रश्न उठ सकता है आपका, है ना। और आप लोग सोचोगे ये प्रश्न कहाँ से आ गया, मेरी तैयारी में कहाँ कमी रह गई, मैंने तो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ ली। अरे भैया, जो आपकी आधार बुक है, आधार पुस्तक है, वही आपने अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ने से क्या फ़ायदा है ना। कहते हैं ना कि एक बुक को आप 40 बार पढ़ें और 40 बुक को एक बार पढ़ें, तो दोनों में अंतर है ना। एक ही बुक को आप 40 बार पढ़ें, जो एनसीईआरटी है इसको आप इतनी बार पढ़ जाइए कि आपको इसका हर एक पेज याद हो जाए कि इस पेज पर ये तथ्य यहाँ पर दिया हुआ है और इसका उत्तर ये है। ठीक है, आने वाले समय में आपके जीके और सामान्य ज्ञान इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, इतना ज्ञान इतना दिया हुआ है एनसीईआरटी में। हाँ, अलग से आपको अगर पढ़ने की आवश्यकता होगी तो मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स, है ना, करंट अफेयर्स भी हमारे चैनल पे आपको मंथली प्रोवाइड किया जा रहा है, आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, जो कि एमसीक्यू बेस्ड चला जा रहा है ना। अगस्त तक प्रोवाइड किया जा चुका है, अभी सितंबर मंथ खत्म होगा तो सितंबर का भी आपको मिल जाएगा, है ना। करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको पता ही है एग्जाम्स में, है ना। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। पीटर मंडी का जो बंजारों का वर्णन किया है पीटर मंडी ने, वो देख लेते हैं अब। ठीक है, चलिए वर्णन कर रहे हैं बंजारों का ये। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई। अब टांडा क्या होता है मैंने ये पीछे बता के आया है, ठीक है। जी हाँ, टांडा जो है पूरा एक समूह होता है बंजारों का, ठीक है, व्यापारियों का पूरा एक समूह होता है। ठीक, चलिए, जिसमें 14,000 बैल थे। तो सोचने वाली बात है, बंजारों की एक टांडा से हुई, एक समूह से हुई जिसमें 14,000 बैल थे, सोचने वाली बात है, 14,000। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भार वाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं, है ना, मतलब अपने ही इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, बंजारों के बारे में काफ़ी डिटेल नॉलेज मिल जाएगी आपको यहाँ से, है ना। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। समझ रहे हैं आप? जी हाँ, जो बिज़नेस का कॉन्सेप्ट है वो देखो बंजारों से ही निकला है। हम लोग क्या करते हैं आज, हमें बिज़नेस करना है, कुछ कमाना है, अर्निंग करनी है, इसी का नाम तो बिज़नेस है। जितना सस्ते से सस्ता आप खरीद सको और जितना महंगे से महंगा आप बेच सको, ठीक है। उन दोनों सस्ता और महंगे का जो बीच का हिस्सा है उसी को आप प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, है ना। उसी के लिए पूरी दुनिया भाग रही है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। सिंपल सा बिज़नेस है ये, है ना। चलिए
वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें ला लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है ना। वहाँ तो उन्होंने बेच दिया, अब वहाँ से कोई ऐसी चीज़ उन्होंने वापस से लाद ली, है ना, ले लिया, खरीद लिया, जो कहीं और पर महंगी बेची जाए या कहीं बेची जा सकती है ना, अच्छे दामों पर। ठीक है, तो यही बिजनेस होता था, यही ये करते थे बंजारे लोग। टांडा में 600 से 700 तक लोग हो सकते हैं, तो सोचने वाली बात है। जो बंजारों के लोग हैं उनका जो समूह, जो ग्रुप है, वो 600 से लेकर के 700 लोग हो सकते हैं उसमें, है ना। चलिए, वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते, यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी। अपने गाय बैलों पर ये सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो ये वर्णन किया है बंजारे लोगों का। किसने किया है बंजारों का वर्णन? पीटर मंडी ने। ये कौन थे? अंग्रेज़ व्यापारी थे। ठीक है, भारत आने वाले अंग्रेज़ व्यापारी थे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ इतना? जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तब आप याद करेंगे, हाँ भाई यहाँ से इन सर ने बताया था, तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे चलेंगे टू द पॉइंट, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। चलिए, राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे लिखित हैं। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से उदाहरण हैं। राज्यों की उत्पत्ति के संदर्भ में जनजातियों का जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ये। ठीक है, उसको देखते हुए यहाँ पर 2 उदाहरण दिए गए हैं। 2 उदाहरण क्या मैं बोलूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि 2 जनजातियों का यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, इतिहास में क्या रोल रहा उनका, तो गलत नहीं होगा ये, है ना। सबसे पहले जनजाति आपकी गौंड जनजाति, है ना, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद दूसरी जनजाति है आपकी अहोम। ठीक है, अहोम आप साम्राज्य नहीं, राज्य बोल लीजिए। अहोम जनजाति के रूप में भी जानी जाती है ना। चलिए, फिलहाल गौंड जनजाति हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गौंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। कुल अर्थात वंश। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। ठीक है, राजा को ही राय बोला। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में, ठीक है, अकबरनामा में पता है आपको अकबर के शासनकाल का पूरा जिक्र है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं। ठीक है, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये आपका आज का प्रश्न होने वाला है, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। अकबरनामा में उल्लिखित है कि, क्या उल्लिखित है? गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। ठीक है, अब गढ़कटंगा एक स्थान है, ठीक है, वहाँ का जो गोंड राज्य है वहाँ पर 70,000 गांव थे इसमें, ध्यान रखिएगा। और ये किस में उल्लिखित है? अकबरनामा में। अकबरनामा किसने लिखी है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हिस्ट्री की तो ज़रूर जाके विजिट कीजिए। चलिए आगे देखेंगे, गढ़कटंगा की बात हो रही है। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं छोटा सा फैक्ट यहाँ पे बताता चलूँ। स्थानांतरित कृषि का अच्छा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, आप देख लेंगे तो अच्छा होगा, बेटर होगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बन सकते हैं क्वेश्चन। जी हाँ, देखेंगे, एक बार कलर चेंज कर लें तो शायद बेटर रहेगा ज़्यादा, है ना, क्योंकि रेड में ये भी है, रेड में ये भी हो जाएगा, ब्लू कलर ले लेते हैं ना। चलिए, स्थानांतरीय कृषि या स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं कहीं कहीं इसको, है ना, स्थानांतरीय भी बोलते हैं, स्थानांतरित भी बोलते हैं। चलिए, क्या होती है ये कृषि? किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और फिर जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। समझ में आ रहा है? किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले आप काटेंगे, फिर उसको जला देंगे, है ना। जो झाड़ियाँ हैं, घास फूस उगी हुई है ना, जो कि उपयोग में नहीं लाई जा रही है ना, उसको क्या करेंगे? काट लिया पहले उसको और फिर उसी खेत में उसको जला दिया। जलाने के बाद क्या बन जाएगी? वो राख बन जाएगी। और उसी राख में आप क्या करोगे? फसल बो देते हो। जो आपको उगाना होता है वहाँ पर अपनी आप नई फसल उगा देते हो या बो देते हो। ठीक है, ठीक। उसके बाद जब यह ज़मीन अपनी उर्वरता खो देती है
तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ़ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है ना। अब देखिए उर्वरता खो देती है, यानी कि मतलब जो फर्टिलिटी होती है ना। देखिए मिट्टी की भी अपनी एक फर्टिलिटी होती है, फर्टिलिटी पीरियड होता है। ज़्यादा समय तक आप एक ही या अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें आप उगाते हैं तो जो उपजाऊपन होता है ना मिट्टी का वो समाप्त होने लग जाता है। और जब वो समाप्त हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, फिर दूसरे स्थान पर जाते हैं और वही चीज़ दोबारा दोहराते हैं। पहले काट देते हैं झाड़ियाँ वाड़ियाँ वहाँ जो भी उगी रहती हैं, ठीक है, और फिर उसको राख बन जाती है, राख में ही अपनी जो फसल है उसको उगा देते हैं, बो देते हैं बीज बीज, है ना, फिर दोबारा से वही प्रोसेस। तो ये है इनकी स्थानांतरित कृषि, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। गढ़कटंगा की बात हो रही थी, अकबरनामा में उल्लिखित है इस स्थान का नाम। 70,000 जो है गांव हैं, ठीक है, गोंड राज्य के इसमें। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, जस्ट 1 सेकेंड। चलिए पहले ये देख लेते हैं एक लाइन। चलिए, इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे, हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मैं अभी बता दूं आपको, 84 गांव, ठीक है, सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आया हुआ है, जो गढ़कटंगा है ना, या गोंड राज्य है ना, जो गोंड कुल है ना, 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, ठीक, जिन्हें क्या कहा जाता था, 84 कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाएगा, 84। भाई 84 गांव में विभाजित है तो इसलिए क्या कहेंगे, 84 कहेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहे हैं, 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गाँव को मिलाकर बनते थे। अब जो 84 गाँव है ना, वो भी फर्दर 12-12 में डिवाइडेड थे। जैसे हम ग्रुप बनाते हैं ना, ग्रुप का एक लीडर है, फिर वो समूह है, समूह के अंदर भी एक बना दिया हमने, है ना, उप समूह। तो ये वही है, ये तो वही वाली बात होगी, जाति के अंदर उपजाति, है ना। जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में आपको कितनी जातियाँ देखने को मिल जाती हैं, है ना, उन जातियों में भी फिर उपजातियाँ हैं, ठीक है, तो वही चीज़। यहाँ पे 84 का उप विभाजन होता था, फिर वो भी बरहोतों में विभाजित होते थे, जो कि 12-12 गाँव को मिलाकर बनते थे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। ओके। बड़े राज्यों के उदय ने गौंड समाज के चरित्र को बदल डाला, ठीक है, बड़े राज्यों के उदय ने गौंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गौंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए, ठीक है, तो वो और अधिक प्रभावशाली बनते गए, ठीक है। आगे देखेंगे, गौंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्रदान करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़कटंगा के गौंड राजा अमनदास, ये नाम ध्यान रखना है, गढ़कटंगा के गौंड राजा थे ये अमनदास। इन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि, संग्राम शाह। क्वेश्चन बनेगा, संग्राम शाह की उपाधि इतिहास में किसने धारण की थी, ये की थी अमनदास ने। कहाँ के थे ये, गढ़कटंगा के गौंड राजा से संबंध रखते थे, ये वहाँ के राजा थे, ठीक है। चलिए यहीं से ये कहानी जुड़ी हुई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास में बता रहा हूँ आगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उनके पुत्र, किनके पुत्र, अमनदास के पुत्र थे दलपत। क्या थे, दलपत। इन्होंने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। आधे लोगों को पता चल गया होगा, राजकुमारी दुर्गावती से राजस्थान, है ना, राजस्थान की थी हैं, वहाँ से बिलोंग करती थी, ठीक है। तो दलपत ने किससे विवाह किया, राजकुमारी दुर्गावती से, ठीक, ये इतना ध्यान रखिए। दलपत किसके पुत्र थे, अमनदास के। अमनदास कौन थे, ये गढ़कटंगा के गौंड राजा थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, अब देखिए यहाँ पर मेन फैक्ट तो यहाँ पर है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर बनता है यहाँ से, है ना। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई, है ना। अब रानी दुर्गावती के जो हस्बैंड है, पति हैं, उनकी मृत्यु हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली, है ना। अब उनके ही पुत्र कह रहा हूँ, उनके पति देव की मृत्यु हो चुकी है, दलपत की, है ना। रानी दुर्गावती के पति की मृत्यु हो चुकी है, जिनका नाम दलपत है। अब देखिए जो राज्य है वो कौन संभालेगा। इन्होंने क्या किया, इनका एक 5 साल का पुत्र था दलपत से, है ना, जिनका नाम था वीर नारायण, ठीक है। उन्हीं के नाम से ही इन्होंने
राज्य पर शासन किया। ठीक है, इन्होंने ही अपने हाथ में पूरी जो शासन है उसकी कमान संभाल ली थी। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। ठीक है, विस्तार हुआ, चलिए अच्छी बात है, आगे देखेंगे। लेकिन सन 1565 में, ये वर्ष याद रखिएगा, क्यों याद रखना है वही पता चल जाएगा आपको। सन 1565 में, और ये नाम भी याद रखना है, आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला कर दिया। क्या कर दिया? हमला कर दिया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया, लेकिन उसकी हार हो गई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। आज के लोग क्या करेंगे? आज के लोग क्या करेंगे? भाई जो सब ले जाओ लेकिन मुझे छोड़ दो, है ना। लेकिन उस देश के लिए, उस समय अपने राज्य के लिए वो इतना लड़ी, है ना। उनको पता था कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं समर्पण नहीं करूंगी, बेशक से मेरी मृत्यु हो जाए। ठीक है, तो उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया, है ना। उसका पुत्र भी लड़ा जितना हो सका, लेकिन वो भी बाद में फिर उनकी भी डेथ हो गई। इनके बलिदान को हमारा देश सदैव ही याद रखेगा। चलिए, ऐसी कई सारी शौर्य गाथाएँ हैं, है ना, जो कि इतिहास में दबकर रह गई हैं। कहीं कहीं थोड़ा बहुत तथ्य दिया हुआ है जिसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। ऐसे बहुत ही महापुरुष हैं, है ना, बहुत ही वीरांगनाएं हैं और भी, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, है ना, जानने का इच्छुक होना चाहिए हमें। जो आज़ादी हमें मिली है, जो स्वतंत्रता हमें मिली है, वो ऐसे ही नहीं मिली है ना, लाखों बलिदानों के दम पर मिली है ये। ठीक है, चलिए, फिलहाल गढ़ कटंगा के बारे में थोड़ा सा डाटा और दिया गया है, थोड़ा सा तथ्य और दिया गया है, देख लेते हैं टू द पॉइंट। जस्ट 1 सेकेंड। जी हाँ, चलिए। गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा, वीर नारायण कौन है? जी हाँ, वीर नारायण हैं दलपत के पुत्र, जिनकी डेथ हो चुकी है ना। अब इन्होंने क्या किया? शेष वीर नारायण के चाचा, अब इनके चाचा थे, है ना, दलपत के भाई, चंद्र शाह को दे दिया। गढ़ कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। मतलब कि हार गए, हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, चलिए, जब तक एक योग्य शासक राज्य को नहीं संभालता तब तक जो राज्य है उसकी दुर्गति ही हो जाती है। चलिए, फिलहाल ये था हमारा गोंड समुदाय या गोंड जनजाति बोल लीजिए आप, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करने जा रहे हैं अहोम जनजाति के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए देखेंगे। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अहोम तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे कौन? अहोम लोग। ठीक है, म्यांमार से आए थे ये 13वीं सदी के लगभग। ठीक है, चलिए, उन्होंने भुइयाँ अर्थात भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियो 1523 और कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। अब ये भी देखिए, ये भी जनजातियां हैं, कुछ छोटी मोटी जनजातियां होंगी उधर, चुटियो और कोच हाजो। ठीक है, ये जनजाति है, असम की साइड है ये, नागालैंड की उस साइड, है ना, उत्तर पूर्वी साइड, तो इस हिसाब से ही नाम भी है इनके, है ना। चलिए, तो अहोम जनजाति ने क्या किया? इनको भी अपने राज्य में मिला लिया। अहोम साम्राज्य बोल लीजिए, राज्य बोल लीजिए, जनजाति बोल लीजिए, है ना। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया अपने, है ना। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही, इतने वर्षों पहले, आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है, आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किनके राज्य में किया गया? तो अहोमों के राज्य में किया गया 1530 के दशक में। ठीक, 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में भी सक्षम हो गए। कौन? अहोम लोग। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेंगे। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना भी करना पड़ा। अब देखिए, जिसका विस्तार होता है उसका विरोध भी होता है। ठीक है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो
राज्य में हो। इशारा मेरा आप समझ गए होंगे। आगे चलेंगे अपने टॉपिक पर, है ना। सन 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। किसने हमला किया? मीर जुमला। ठीक है, ये कौन थे? ये मुगल के ही नेतृत्व कर रहा था ये। ठीक, इसने कर दिया भाई अहोम राज्य पे हमला। कब? 1662 में। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हो गई, ये भी हार गए। लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। ज़्यादा समय तक प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं बन पाया उनका। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा फैक्ट दिया हुआ है। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। बेगार क्या होता है? बेगार होता है ज़बरदस्ती किसी से श्रम करवाना। ठीक है, बेगार करवाना कहते हैं ना, ज़बरदस्ती आप श्रम करवा रहे हो। आज तो ये बिल्कुल पाबंदी है इस चीज़ पर, लेकिन पुराने समय में ऐसा होता था। आप ज़बरदस्ती मजदूर पकड़ के लाते थे लोगों को और अपना मजदूर बना करके काम करवाते थे, है ना। तो अहोम राज्य जो है वो बेगार पर ही निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। ठीक है, अब जिन मजदूरों, जिन श्रमिकों से काम लिया जा रहा है जबरदस्ती, उनको क्या कहते थे वहाँ पर? पाइक। कोई सोच नहीं सकता पाइक इन्हें कहते हैं। जिसने पढ़ा है वो करके आ जाएगा, क्वेश्चन बन गया पाइक क्या है। जिसने नहीं पढ़ा है वो नहीं कर पाएगा। यही चीज़ है जो हम कहते हैं ना पेपर आसान आया था। तो जो चीज़ें आपने पढ़ी होती है उसका रिवीजन अच्छे से किया होता है तो वो चीज़ें आसान होती हैं। ठीक, जो लोग कहते हैं ना पेपर कठिन आया था, तो जो लोग चीज़ें नहीं पढ़ते तो उनके रिवीजन की तो बात ही नहीं आई, है ना, तो उनके लिए पेपर कठिन होता है। ठीक है जी, आशा चीज़ों को आप समझ गए होंगे। आगे चलेंगे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। पाइक क्या? श्रमिक। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया जाता था। ठीक है, स्थानांतरित किया गया था। ठीक, चलिए अब इस प्रकार क्या होगा? इस प्रकार अहोम जो है वो वंश जो है वो टूट गया पूरा। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था, अर्थात लगभग खत्म हो चुका था। ठीक, यहाँ देखिए एक नक्शा दिया हुआ है। चलिए इसको बाद में देख लेते हैं, पहले अहोम का कंप्लीट कर ले। ज़्यादा नहीं रह गया शायद, कितना रह गया है? हाँ, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक पेज और थोड़ा सा, फिर मैप पे आते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए इन्होंने। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है इस पेज से आपको? पहला चीज़, जो वयस्क पुरुष होते थे ना, वयस्क पुरुष होते थे, वो युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, और युद्ध नहीं हो रहा है तो क्या कर रहे हैं? बांध बना रहे हैं, सिंचाई व्यवस्था में काम कर रहे हैं या निर्माण में काम कर रहे हैं। ठीक है, या फिर सार्वजनिक कार्यों में जुटे हुए हैं। ठीक, और अहोम लोग जो है वो चावल की खेती के नए तरीके भी इन्होंने खोजे थे काफ़ी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे टू द पॉइंट। आगे है, अहोम समाज कुलों में विभाजित था। कुल अर्थात वंश। ठीक, कुलों में विभाजित था अहोम समाज, जिन्हें खेल कहा जाता था। अब कोई को सोच सकता है कुल को खेल भी बोलेंगे? सोच सकता है? खेल तो भाई प्ले होता है, स्पोर्ट्स, है ना, तो वो नहीं है ये, ध्यान रखिएगा। इतिहास के संदर्भ में जब अहोम की बात होगी तो खेल होगा कुल, वंश, ध्यान रखिएगा। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। ठीक है, चलिए। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे, एक वंश के नियंत्रण में। ठीक, किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। तो ध्यान रखिए, समुदाय का इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है जी। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी भी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई थी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब हम विभिन्न वंशों के बारे में पढ़ रहे थे, राष्ट्रकूट, चंदेल, है ना, चालुक्य, उस समय में ही हमने चर्चा की थी कि राजाओं के द्वारा ब्राह्मणों को, ठीक है, और मंदिरों को उपहार में भूमियाँ दी जाती थी। ठीक है, चलिए तो आगे कह रहा है शिव सिंह। क्या है? शिव सिंह 1714 से 1744 तक के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था। कहाँ का? अहोम की बात हो रही है। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से छोड़ा भी नहीं था। ठीक है, हिंदू धर्म को तो अपनाया था लेकिन अपनी परंपराओं को छोड़ा नहीं था, है ना, ध्यान रखिए। चलिए
तो यहाँ से क्या ध्यान रखना है आपको, शिव सिंह जो है वो अहोम का ही एक राजा था, ठीक है, और इसके ही काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है किसके काल में हिंदू धर्म अहोम का प्रधान धर्म बन गया था, या अहोम लोगों का या अहोम वंश का प्रधान धर्म बन गया था, तो शिव सिंह के काल में, ठीक है। ये तो डायरेक्टली पूछ लेगा शिव सिंह किस साम्राज्य से संबंधित थे, किस जनजाति से संबंधित थे, तो अहोम आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बने, आपको अगर पता रहेगा तो आप कर जाओगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे आपका अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यकर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद भी किया जाता था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। अब देखिए यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनेगा, बुरंजी क्या है? ये ऐतिहासिक कृति है। क्या है बुरंजी? ऐतिहासिक कृति है जिसे पहले तो अहोम भाषा में और फिर असमिया में भी लिखा गया था, अनुवादित किया गया था, आप बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान में रखें, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ठीक। चलिए अब पीछे हमारा शायद मैप रह गया था ना, मैप के बाद हम मंगोल पे आते हैं, पहले मैप देख लेते हैं, क्योंकि देखिए कहते हैं एक चित्र 1000 शब्दों या कह सकते हो लाखों शब्दों को बयां करता है, ठीक है। जब चित्र माइंड में बैठ जाता है तो शब्द भी अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन चित्र का देखिए रोल जो है वो शब्दों से अधिक होता है ना। चलिए मनोवैज्ञानिक तरीके से भी और वैसे भी प्रत्यक्ष रूप से भी। चलिए अब अहोम देखिए, ये देखिए आपको नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है, यहाँ पर नेपाल देख सकते हैं आप, यहाँ पर भूटान देख सकते हैं, ये विभिन्न देश हैं, यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर म्यांमार है, और यहीं से ही अहोम आए थे। कहाँ आए थे? नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है आपका, देख रहे हैं ना, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है आपका, ठीक है जी। और ये रहा आपका अहोम समाज, ठीक। यहीं पर आपको गारो खासी जनतिया की पहाड़ियाँ मिलेंगी और गारो खासी जनतिया जनजाति भी है, ठीक। चलिए तो यहाँ से इतना डाटा आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने दिखा दिया आपको, है ना। चलिए आगे चलेंगे। कई बार पूछ लेता है ये, ठीक है, कि जनजाति जो है वो कौन से राज्य में है या कौन से स्थान पर है। तो राज्य और नहीं पता हो तो आप क्षेत्रीय बता सकते हैं, उत्तर पूर्व, है ना। अगर पर्टिकुलर एक राज्य में नहीं है, बहुत सारे राज्यों में उस समाज का जो है वर्चस्व रहा था, उस वंश का वर्चस्व रहा था, तो वो क्षेत्र पूछेगा आपसे, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, है ना, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, ऐसे करके। तो उत्तर पूर्व आपका उत्तर होगा अहोम वंश के लिए, अहोम समाज के लिए, ठीक है जी। आगे चलेंगे टू द पॉइंट। अब यहाँ पर उसी समय में अन्य समाज में, ठीक है, या अन्य देशों में क्या चल रहा था, ठीक है, उससे संबंधित चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। मंगोल, ठीक है, अपने एटलस में मंगोलिया ढूंढिए। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकार संग्राहक जनजाति मंगोलों की ही थी। किसकी थी? मंगोलों की। क्या था ये? सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक, है ना। वह मध्य एशिया के घास के मैदानों, स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। कहाँ थे ये? सबसे पहले ध्यान देखिए, यहाँ से एक फैक्ट और याद कर लीजिएगा, मध्य एशिया में क्या है? स्टेपी घास के मैदान है। स्टेपी क्या है? घास के मैदान। जब हम भूगोल कर रहे थे तो ये चीज़ मैंने अच्छे से आपको बताई थी। अगर आपने भूगोल की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। 1206 में चंगेज़ खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला था। चंगेज़ खान का नाम ही सुनकर लोग उस समय बहुत कांपते थे, अपना रास्ता, अपना मार्ग तक परिवर्तित कर देते थे चंगेज़ खान का नाम सुनते ही लोग, ठीक है। अपनी मृत्यु के समय, चंगेज़ खान की बात हो रही है, मृत्यु का समय याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है, 1227, 1227। कैसे याद रखेंगे? 1227, 1227 या 1227, ठीक है। जैसे भी ट्रिक लगा के याद हो ज़रूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई थी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं। ये विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी, ठीक है जी। तो इस पेज से आपको क्या ध्यान रखना है? इस पेज से ध्यान रखना है 1206 में चंगेज़ खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य में बदल डाला, और 1227 में उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। दो चीज़ याद रखनी है। और तीसरी चीज़ ये है स्टेपी घास के मैदान कहाँ पर है? मध्य एशिया में, ठीक है। चलिए यहाँ से ये 3-4 चीज़ें याद रखनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम बार बार
कंप्लीट कब बोलते हैं कि हमारा चैप्टर कंप्लीट कब होगा, जब हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का मोटो भी यही रहा है। देखिए हम यहाँ पर बेस के लिए एनसीईआरटी लेकर के आए हैं, ठीक। अगर उस एनसीईआरटी को जिसको हम बेस के रूप में लेकर के आए हैं उसका पूरा कंटेंट ना किया जाए तो बेस कहाँ पर, फिर बेस कहाँ रहा, वो आधार कहाँ रहा जब हमने उसकी पूरी चीज़ें नहीं की। तो इसलिए इसकी सभी क्वेश्चंस भी करते हैं हम। क्वेश्चंस वो करते हैं जो कि एमसीक्यू टाइप होंगे आपके, है ना, राइट रॉन्ग वाले होंगे या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले होंगे, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर पुट अप करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर नहीं किए जाएंगे, है ना, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का वो सब मैंने समझा दिया है। यहाँ पर किस हिसाब से एनसीईआरटी ने खुद हमें प्रोवाइड किए हैं क्वेश्चंस, है ना, और यहाँ से एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस डायरेक्ट कैसे बन जाते हैं ये आपने देखा भी होगा और आने वाले एग्ज़ाम में देखोगे भी, है ना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं। या तो मिलान के जिस रूप में दिया है उसी रूप में पूछ लेगा, या तो वो उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़ा सा चेंज करके अलग रूप में भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रमिक, श्रमिक को पाइक, मैं पीछे बता के आया हूँ ना अभी, तो आपसे पूछा जाएगा पाइक को क्या कहते थे या पाइक कौन होते थे। आपको ऑप्शन दे देगा राजा, श्रमिक, मंत्री, है ना, सेनापति, ऐसे ऑप्शन दे देगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, श्रमिक, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। बहुवैकल्पिक भी बना सकता है एग्जामिनर, ये एग्जामिनर के ऊपर है। तो जब एनसीईआरटी खुद ही हमें क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा है तो हम उसे क्यों स्किप करें, है ना, उसको भी लेके चले हम साथ में, ठीक है जी। चलिए, तो फिर करने के बाद हम मानेंगे हाँ भाई हमारा बेस जो है वो ठीक प्रकार से सही गति में सही दिशा में जा रहा है ना, कोई क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है। अगर क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब भी हमारे दिमाग में एक बात रह जाएगी, भाई क्वेश्चंस रह गए, वहाँ से क्वेश्चन ना बन जाए, है ना। तो सारी उम्मीदों पे हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे एनसीईआरटी का खासकर, ठीक है। चलिए, भविष्य में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने तो मैं चाहता हूँ कि आपका वो गलत ना जाए, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में मेल बैठाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिलान है 3 3 6 3 3 6, दोनों साइड से 6 हैं। कई बार जब हम मिलान करते हैं तो एक साइड देखते हैं हम 4 दे रखे हैं, एक साइड 5 दे रखे हैं, है ना, तो यहाँ पर वो वाली चीज़ नहीं है, दोनों ही साइड आपको 6 6 बिंदु देखने को मिलेंगे। लेफ्ट साइड वाले 6 बिंदु मैं बोल रहा हूँ पहले। सबसे पहला बिंदु है आपका गढ़, दूसरा है टांडा, तीसरा है श्रमिक, चौथा है कुल, पाँचवा है शिव सिंह, छठा है दुर्गावती, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में है। अब राइट साइड में क्या है, राइट साइड में आपका पहला बिंदु है खेल, दूसरा है 84, तीसरा है कारवां, चौथा है गढ़कटंगा, पांचवा है अहोम राज्य और छठा है आपका पाइक, ठीक है। तो कौन किससे मिलेगा ये बताइए। कई लोग ये सोच रहे होंगे सर सामने दिख तो रहा है, आप बिंदु बिंदु ऐसा करके क्यों बोल रहे हैं। देखिए, हम और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम और आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ दिव्यांग छात्र ऐसे भी हैं जो कि देखने में असमर्थ हैं। तो हमारे चैनल का उद्देश्य यही रहा है कि सभी को समावेशित रूप से सिखाने और सीखने, स्वयं सीखने का भी प्रयास किया जाए, है ना। तो जितनी सहायता हो सकती है हम लोग कर सकें, है ना, उनका मार्गदर्शन कर सकें, उनको सहायता प्रदान कर सकें, शिक्षा प्रदान कर सकें, तो ये हमारा स्वभाव, जाहिर सी बात है ये हमारा सौभाग्य होगा, है ना। और अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से आप भी अगर उनकी मदद कर सकें और थोड़ा संयमित रहें, थोड़ा संयम बनाए रखें तो ये अच्छा होगा, है ना, काफ़ी बेहतर होगा, उनकी शिक्षा के लिए भी एक नया कदम होगा, है ना, वो भी सीख पाएँ और समझ पाएँ। चलिए, फिलहाल आगे चलेंगे हम। सबसे पहला बिंदु हमने कहा था गढ़, ठीक है। यहाँ पे गढ़ किससे मिलेगा, जब हम गढ़कटंगा कर रहे थे, जी हाँ। चलिए, गढ़ है 84, ठीक है। अगर आपको ध्यान होगा तो हम पढ़ के आए हैं पीछे, गढ़ कितने थे, 84 थे, ठीक। टांडा, टांडा क्या होता था, मैंने बताया था बंजारों का जो समूह होता था टांडा, है ना, उसको कारवा भी कहते थे, कारवां होता था ये, ठीक है। चलिए, अगला है देखिए श्रमिक, श्रमिक मैंने तो अच्छे से एक्सप्लेन ही कर दिया है अभी। श्रमिक क्या होगा, पाइक, ठीक है, बेगार करवाते थे इनके, बेगार करवाते थे इनसे, है ना। चलिए, अगला क्या है, अगला है देखिए आपका कुल, कुल को खेल कहते थे अवम में, अभी हम पढ़ के आए हैं, है ना। आप भी सोच रहे होंगे खेल कहते हैं, है ना, जिन्होंने देखो नहीं पढ़ा होगा उनका तो गलत जाना ही जाना है भाई, है ना। शिव सिंह, शिव सिंह जो है अहोम राज्य से संबंधित थे, पीछे पढ़ के आए हैं हम अच्छे से अभी, ठीक है। चलिए, और एक रह गया आपका, जस्ट 1 सेकेंड, जी हाँ, दुर्गावती, दुर्गावती कहाँ से थी, जी हाँ बिल्कुल गढ़कटंगा, ठीक है। सारे के सारे मिल चुके हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए। बाकी ये वीडियो तो हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगी यूट्यूब पर, आप जब मर्जी आकर के अपना रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, चलिए अगले देखेंगे। अगला है देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। खाली स्थान भी दिए हुए हैं यहाँ पर। सबसे पहले खाली स्थान देख लेते हैं।
पहला खालिस्तान कह रहे हैं वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां डैश कहलाती थीं। क्या कहलाती थीं? ये लाइन हम पढ़ के आए हैं पीछे अभी। जी हाँ, बिल्कुल सही, श्रेणियाँ कहलाती थीं। वर्णों के भीतर जातियाँ और जातियों के भीतर भी उपश्रेणियाँ या श्रेणियाँ बोल सकते हैं आप, जनजातियाँ बोल सकते हैं, है ना। चलिए, तो सिंपल था ये तो, है ना, मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल रहा होगा ये। दूसरा देखिए, डैश अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ थीं। क्या थी ऐतिहासिक कृतियाँ? उनका एक नाम था ना, क्या था? जी हाँ, चलिए, बुरंजी बिल्कुल सही है, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, बुरंजी ऐतिहासिक कृतियाँ थी। ठीक है, इनको अहोम भाषा में और असमिया भाषा में भी अनुवादित किया जाता था, पीछे पढ़ के आए हैं अभी हम, है ना। चलिए आगे देख चलेंगे, टू द पॉइंट। आपको पता है हमारे चैनल का मोटो भी है डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। ठीक है, टू द पॉइंट ही चीज़ों को देखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका और मेरा सभी का ही समय बहुत कीमती है ना। मैं ये नहीं कहता सिर्फ मेरा ही कीमती है, आपका भी कीमती है, तो इसलिए हम टू द पॉइंट ही चीज़ों की चर्चा करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, सीधा आप रिवाइज कर सकें। और आने वाले समय में जब ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे 10 चैप्टर हैं शायद इसमें, 7वें पर हम आ ही चुके हैं, आज 7वां कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 3 चैप्टर्स और हैं, 3 चैप्टर्स के बाद आपको एक बेहतरीन एमसीक्यू सीरीज़ देखने को मिलेगी इस बुक से रिलेटेड। अगर एक एमसीक्यू सीरीज़ में हो गए क्वेश्चंस तो ठीक है, नहीं तो 2 एमसीक्यू सीरीज़ आएंगी, जैसे कि ज्योग्राफी की आप देख सकते हैं। वो तो देखिए क्वेश्चंस की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि एक भी क्वेश्चंस ना छूटे, है ना। जो छुपा से छुपा हुआ क्वेश्चन भी है उसको भी खोज करके मैं एमसीक्यू रूप में लाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए, फिलहाल अगला है आपका, डैश ने इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। किस में उल्लेख किया गया है? बिल्कुल सही, अकबरनामा में, अभी हम पढ़ के आए हैं। और आपका आज का मैंने क्वेश्चन भी दिया है ना, कि अकबरनामा के लेखक कौन हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। नेक्स्ट, अगला खालिस्तान है आपका, बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने डैश और डैश को भूमि अनुदान दिए। किसको भूमि अनुदान दिए थे? बिल्कुल सही, मंदिर और ब्राह्मण को। तो मंदिर बनवाए और क्या किया इन्होंने? ब्राह्मणों को भूमि अनुदान भी दिए। ठीक है, तो मंदिर और ब्राह्मण भी लिख सकते हैं, या मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही रहेंगे। ठीक है, तो चलो ये जो खालिस्तान है वो समाप्त हुए हैं यहाँ पर। अब अगला है आपका सही गलत। ठीक है जी, यहाँ पर हम सही गलत देख लेते हैं। अब किसी भी क्वेश्चन को देखो हम स्किप करने वाले नहीं हैं। मुझे पता है इस वीडियो में लंबी जा रही है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। देखिए, अगर नींव खराब हो गई ना किसी भी मकान की, तो ऊपर आप जितनी मर्जी बिल्डिंगें बना लीजिए, एक समय आने पर वो ढह जाएंगी। मैं नहीं चाहता आपका जो भी ज्ञान का जो कॉन्सेप्ट बन रहा है, जो संप्रत्य बन रहा है, वो ढहे, है ना। मैं चाहता हूँ वो निर्मित हो और एक अच्छे रूप में, सुदृढ़ रूप में निर्मित हो, है ना। तो किसी भी चीज़ को हम स्किप नहीं करने वाले हैं, बेशक से इसमें थोड़ा टाइम और लगे। ठीक है जी, चलिए आगे देखेंगे। सही या गलत बताइए। पहला इसमें है सही या गलत में, जनजातीय समाजों के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी या वाचिक परंपराएं थी। ये सही है कथन या गलत है? वाचिक परंपराएं अर्थात देखो बोल करके, है ना, संस्कृतियों में वो व्याप्त थी, है ना, ये कथन है आपका। बोल करके रख रहे हो, है ना, एक दूसरे के से स्थानांतरित कर रहे हो आप भाव और विचारों को, संस्कृतियों को, परंपराओं को, वो चीज़ मतलब लिखित रूप में चीज़ें जो हैं बहुत कम मिलती थी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। लिखित रूप में जनजातीय समाज के बारे में हमें बहुत कम देखने को मिलता है, वाचक परंपराओं के रूप में ही हमें जनजातीय समाज की समृद्ध परंपरा देखने को मिलती है। नेक्स्ट, अगला देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। जी हाँ, अगला है देखिए आपका, उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था। क्या ये सही है या गलत है? उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में क्या कोई जनजातीय समुदाय नहीं था? गलत था। कौन सा समुदाय था उत्तर पश्चिम भाग में भारतीय उपमहाद्वीप के? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चन मेंशन करके बताइए कि उत्तर पश्चिमी भाग में ये समुदाय या ये जनजाति थी, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हुआ है। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे, तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट है आपका, गौंड राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था। क्या ये सही है? जी नहीं, गलत हो जाएगा।
क्यों गलत हो जाएगा? गौंड राज्यों में नहीं बनता था 84, गढ़कटंगा राज्य में बनता था। पढ़ाया अभी हमने, पीछे पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सही गलत का ही। भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे। देखिए क्वेश्चन बना दिया ना, गलत है बिल्कुल, उत्तर पूर्वी नहीं, मध्य भारत था इसमें। भील मैं पढ़ा के आया हूँ, मध्य भारत है ना, उत्तर पूर्वी तो था ही नहीं। उत्तर पूर्वी में कौन था? अहोम, हम पढ़ के आए हैं अभी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और एक एक नंबर या तो दे जाती हैं या तो ले जाती हैं। कब दे जाएंगी ये आपको नंबर? जब आप पढ़े रहोगे, और नहीं पढ़े रहोगे तो एक एक नंबर ले जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।